इसमें आते हैं कुछ टॉपिक्स। जैसे पहला आएगा डेकोरेटर्स। डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंपल लाइफ में क्या होता है कि विदाउट चेंजिंग द ओल्ड वर्जन यू कैन ऐड न्यू थिंग्स। ये था ना, शादी पार्टी में क्या करते हो, कुछ ना कुछ डेकोरेट करते हो पुरानी चीजों पे। तो पुरानी चीजें चेंज नहीं होती है, उसी में क्या करते हो, कुछ एड ऑन करते हो। इसमें कोड के बेस पे बात है कि जो पुराना कोड होगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ एड ऑन कर सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन वो पुराने कोड में ऐड ऑन नहीं करोगे, उसके ऊपर करोगे। तो वो अलग तरीके से बनेगा। अगर आपको कोड हटाना रहेगा तो क्या करोगे, उसको हटाओगे तो आपको पुराना कोड रहेगा ही रहेगा। तो वही चीज हमारा डेकोरेटर करता है। यहाँ पे सिंपल देखोगे, डेकोरेटर इज अ फंक्शंस इन द पाइथन दैट मॉडिफाई और इनहांस अनदर फंक्शंस विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल कोड। तो इसका बेनिफिट आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पे मिलेगा, कि जिन्होंने पुराना कोड करके चला गया है, अब उसमें मुझे कुछ नया ऐड ऑन करना है। तो पुराना कोड को छुए बिना क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, बस एक्सेस होना चाहिए कोड का। इसके लिए आप क्या करते हो, उस फंक्शंस के अंदर जैसे आप क्या करते हो, डेकोरेटर का सिंटेक्स देखोगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। नेस्टेड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट रहता है कि आप एक डेकोरेटर फंक्शंस बनाते हो, उसमें आप जो भी रखोगे ओरिजिनल फंक्शंस जो पुराना वाला रहेगा उसको पास करोगे, और जो भी रहेगा आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हो वो यहाँ पे डिफाइन, कि आपने ये डिफाइन कर दिया। और उसके बीच में जहाँ पे भी आपको ओरिजिनल फंक्शंस कॉल करवाना है वहाँ पे कॉल करवा, और रिटर्न किसको करा दोगे, जो आपका रेपर क्लास होगा। सिंपल सी बात है। आपके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन होना चाहिए। अब उसमें क्या ऐड ऑन करना है वो बताना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं अलग से, दूसरे फाइल पे भी बना सकते हैं, सेम फाइल पे भी बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, डेफ किया, और एक हमने क्या किया, अपना फंक्शन बनाया कि अब इसको क्या करना है, डेकोरेट करना है। अब इस डेकोरेटर में क्या आता है कि सेम सिंटेक्स आएगा कि डेक, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, इसके अंदर ओरिजिनल जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल में क्या करना है, सारा काम करना है ना। देन ओरिजिनल वाले में क्या काम करना है, तो उसके अंदर एक रेपर क्लास डिफाइन कर सकते हैं। रेपर में आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है रेपर ही लिखना है। तो आप ये लिख सकते हो। अब उसके अंदर क्या आपके पुराने कोड, नए कोड में क्या क्या एड ऑन करने हैं, तो नए कोड में क्या क्या एड ऑन करने हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट्स, कि मुझे ये लाइन ऐड करना है, देन ये लाइन ऐड करना है, एंड देन जो पुराना कोड है फिर पुराने कोड को रन करवाना है। देन पुराने कोड के बाद मुझे ये और ये काम करवाना है। तो जैसे आप करते हो तो यहाँ पे भी उसी तरीके से कि आप क्या करते हो कि ओरिजिनल फंक्शन से पहले जो भी करवाना रहेगा वो करवाओगे, देन ओरिजिनल फंक्शन कॉल करोगे, देन उसके बाद जो काम करवाना रहेगा वो करवा सकते। एट द एंड जो आपने काम करवाया उसको क्या करोगे, सिर्फ कॉल करोगे कि मैंने क्या किया, रेफर फंक्शन को रिटर्न करवाया। ये सिंटेक्स समझ में आ रहा है? एक बार देख लो अच्छे से। रेफर का मतलब हो गया सिंपल, आपके पास पहले से क्या है, एक फंक्शन है, इसमें आपको ऐड करना है सब चीजें, एक्स्ट्रा कोड ऐड करना है, लेकिन इस वाले कोड के अंदर नहीं करना है। तो कैसे इसमें कोड ऐड होगा, तो इसमें हमारे पास डेकोरेटर का फंक्शन आता है, मतलब क्या था, कॉन्सेप्ट आता है। डेकोरेटर क्या करता है, पुराने फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करता है, और उसमें क्या करता है, चेंजेस करता है। और वो जो चेंजेस रहते हैं पुराने वाले कोड में नहीं होगा, वो क्या होगा कि आप उनके बाहर लिखोगे। तो इन द सेंस ये हमारा क्या है, बना के ही दिखाते हैं कुछ। एक हम लोग बनाते हैं टाइम को लेके, जैसे मान लो यही हमारा क्या है, एक और कॉलम। रेपर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना, बाकी इंप्लीमेंटेशन का वो हम लोग देखेंगे कि रेपर क्या करता है, पुराने कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं करता, सिर्फ उस फंक्शन को आप सिर्फ कॉल करते हो। मान लो मेरे पास क्या है कि डेफ, डेफ इसको मैं रन करता हूँ, और इसका काम क्या रहेगा, रिटर्न और
मैं इसका काम कुछ भी लिख रहा हूँ। बाकी ये प्लस होने के बाद इसको भी स्ट्रिंग, क्योंकि इंट और स्ट्रिंग एक साथ अच्छा कॉमन लगाया ना तो चलेगा। ये हमने रन कर दिया और से को कॉल। अब आपको इसमें बताना है कि इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, इस कोड को कितना टाइम लगा, मिली सेकेंड में टाइम लगेगा इसको। तो टाइम को हमें देखना है। हो सकता है हर एक कोड जितना भी फंक्शंस बनाएंगे सबका टाइम हमें देखना पड़ेगा, ये कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ये फंक्शंस ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। क्योंकि उससे आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो वो चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम। टाइम कैसे देखते हैं, इस पे टाइम का फंक्शन होता है इम्पोर्ट डेट एंड टाइम। ये क्या हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें क्या होगा, टाइम से रिलेटेड सारा चीज होगा। जैसे मान या जिस तरीके से आपने पावर बीआई एक्सेल में पढ़ा था ना, सेम चीज। ठीक है, तो वो सारा चीज डेट से रिलेटेड कहाँ पे है, तो डेट एंड टाइम का। दूसरा, अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए उसके लिए क्या कर सकते हो, सिर्फ टाइम। तो टाइम फंक्शंस भी हमारे पास है और डेट एंड टाइम भी है, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज किया, अगर आपको टाइम देखना है तो कैसे देखोगे, टाइम डॉट टाइम, और जोन के साथ देख रहे हैं तो आपको ये बताएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, मिली सेकंड में दिखा रहा है। ये मिली सेकंड में इतना टाइम है हो रहा है, इसको एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लगा। अब यही चीज क्या करेंगे, इस फंक्शंस के साथ कॉल करेंगे कि इनसे पहले जो हो रहा था टाइम वो कितना था, ये टाइम बिफोर का हो गया, और से हेलो इसके बीच में कॉल करेंगे, और टाइम सॉरी ये प्रिंट प्रिंट ये दिख रहा है कि ये कितना ले रहा है आपका टाइम, स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइमिंग डिफरेंस है। इसको सेकंड में चेंज, टाइम डॉट यूज टाइम, ये आपका है। जब फ्लोटिंग टाइम परसेंटेज, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये चीज। तो जो भी आपके पास टाइम आ रहा है तो क्या करते हो आप, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिली सेकंड में बताएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा मेरे सेव फंक्शन। तो एक बार मैंने टाइम निकाला है कॉल करने से पहले और एक कॉल करने के बाद। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो इसको किसी में स्टोर करवाना पड़ेगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टार्ट स्टार्ट इक्वल टू कि हमारा टाइमिंग इसमें इतना में स्टार्ट होगा और स्टॉप क्या होगा, इतना होगा। अब ये हमारा क्या होगा, कॉल होगा। अब आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है। तो क्या करोगे, स्टॉप माइनस स्टार्ट, ये आ रहा है। तो ये कितना टाइम ले रहा है, 6 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है इसको रन। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है इनके बीच का कितना क्या है। अब ये चीज मेरे पास क्या रहेगा, सारे फंक्शन है, जैसे मेरे पास लिस्ट है, तो एक लिस्ट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। लिस्ट क्रिएट किया और इसमें
मान लो इतना ही रख लेता हूँ। मुझे 1000 नंबर क्या करने, प्रिंट करवाने, 1000 सिंपल। ये हमारा क्रिएट कर देगा। और ये कितना सेकंड ले रहा है, 9 मिली सेकंड ले रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपका कोड कितना टाइम ले रहा है। बट क्या बार बार हम लोग इसी तरीके से रन करेंगे? ये सिर्फ एक यूज केस बता रहे टाइम के बेस पे। अगर मुझे कुछ और भी इसके साथ फीचर्स ऐड करने रहते हैं, इसके मुझे क्या करना था, और भी चीजें ऐड करने रहते हैं, ये कितना टाइम ले रहा है वो सारा चीज। तो क्या हर एक फंक्शन के बाद ये लिखना जरूरी रहेगा हमारे लिए? या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन को अलग रख सकते हैं, और ये जो टाइमर का है इसको अलग रख सकते हैं। कि एक फंक्शन अलग से बनाएंगे जिसका काम सिर्फ क्या रहेगा, कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, और एक फंक्शन क्या रहेगा तो हम लोग कर रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन उसको पास करे हुए तो क्या होगा, कि इस इक्वेशन में कितना टाइम ले रहा है वो बता दें। तो सेम काम इन्होंने यहाँ पे भी किया है। कि आप क्या करते हो, उसके लिए डेकोरेटर बनाते हैं। डेकोरेटर कैसे बनता है, तो सिंपली आप क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हो। फंक्शन क्या होगा, कुछ भी आप नाम रख सकते हो अपना। जैसे इसको मैं रख देता हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में टाइमर है। अब इसमें क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन पास पास, जो भी आप फंक्शन पास करोगे तो यहाँ पे पास होगा ऑटोमेटिक। देन आप फिर क्या करते हो, स्टार्ट टाइमिंग कैलकुलेट करोगे, देन एंड टाइमिंग, और इसको क्या रिटर्न करवा दोगे, ये वाला वैल्यू। अगर आप इसको अच्छे से प्रिंट करवाना चाहते हो तो अच्छे से भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसे इसको मैं एफ स्ट्रिंग में रख लूंगा। एफ स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता था, याद है? कि आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो। और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, दिल्ली सेकेंड्स। अभी हमारा क्या हो गया, इसका सिर्फ काम क्या रहेगा, इस फंक्शन का सिर्फ काम क्या रह गया, इसमें एक रेफ रेफर, और इसको रेफर करना। हमने एक टाइमर नाम का फंक्शन बनाया है जो काम करेगा एज ए डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता था मैंने बताया, सिर्फ आप ऐड करते हो एट द रेट तो ऑटोमेटिकली वो असाइन हो। देन उसके अंदर आप किस फंक्शन से काम करवाना चाहते हो, तो मैं इस फंक्शन से क्या काम करवाना चाहता हूँ, कि वो टाइमर को स्टार्ट करेगा, देन ओरिजिनल फंक्शन उसके अंदर रन होगा, देन फिर क्या होगा, स्टॉप तक का टाइमर रन होगा, देन दोनों का डिफरेंस को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। ये समझ में आया? अब ये चीज क्या करेगा, रैपर आपको रिटर्न कर देगा। क्योंकि हमें क्या करना होगा, इस वाले, ये टाइमर हमें क्या रिटर्न करेगा, तो ये टाइमर रिटर्न करेगा अंदर वाला फंक्शन जो भी होगा इंस्टीट्यूट होने के बाद, ये रिटर्न करेगा रैपर। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शंस के अंदर होगा यहाँ पे। ये अब मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया। अब आप क्या करते हो, कि अगर जहां पे भी ये टाइमर यूज करना होगा, तो यूज करने का सिंपल तरीका होता है एट द रेट, और जो भी नाम रखोगे, जैसे नाम रखा था हमने, टाइमर रखा था, तो मैं सिर्फ टाइमर रख दूंगा। अब क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा से। अब इसके, अब मुझे ये टाइमर का फंक्शन किसके अंदर ऐड करना है, तो से हेलो के अंदर ऐड करना है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो गया। अब ये ऐड होने के बाद कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ऐड है, तो जब भी आप से को कॉल करोगे उसके साथ टाइमर भी दिखेगा, टेक्स्ट रैपर विशंस। क्या चीज, कहाँ पे, पुराने वाले में? पीछे हमने
यहाँ पे अब सही, अब सही है। बाकी ये चीज तो हटाओ। ये हटता नहीं है क्या? ये हटता नहीं। WRNT। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। ये दिख रहा है? मैंने अभी सिंपल बनाया था एडवांस पे ही। अब आप देखोगे कि मैंने क्या, इसका काम क्या रखा है सिर्फ। जब भी डेकोरेटर डिफाइन करोगे तो डिफाइन करने का तरीका यही होता है कि आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखोगे, जो भी आपको नाम रखना है, और ये क्या होगा, हमेशा एज ए डेकोरेटर की तरह कॉल होगा। इसको आप कॉल करते हैं एज ए डेकोरेटर। दूसरा, अब आपको काम एक्स्ट्रा क्या एड ऑन करना है। तो जब भी एड ऑन करते हो तो उसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं कि एक्स्ट्रा क्या एड ऑन करना है। तो मुझे ये टाइमर ऐड करना है। अब ये टाइमर किसके अंदर ऐड होगा, तो ये ओरिजिनल वाले फंक्शन के अंदर, कि जो भी ओरिजिनल फंक्शन होगा, ओरिजिनल मतलब कि आप रियल टाइम में जो फंक्शन उसके अंदर लिखोगे, मतलब जो डिफाइन करोगे वो चीज, देन आपको ये क्या रिटर्न करके देगा। इसका सिर्फ हमने क्या काम रखा है, ये सिर्फ मुझे रिटर्न करके देगा टाइमर। कि स्टार्ट स्टॉप माइनस स्टार्ट जो भी होगा वो मिली सेकंड में लिख के मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इससे हेलो लिखा है। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, इस टाइमर को यूज करना है। तो मैंने क्या लिखा है, टाइमर को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। जैसे यूज करते हो तब इसका सिर्फ काम क्या है, मिली सेकेंड वाला का दिखाना कि आपने मॉडिफाई किया विदाउट चेंजिंग द सेव फंक्शन। सेव फंक्शन का सिर्फ क्या लिखा है, इसका काम है ये ऐड करना और ये हाई को प्रिंट करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके जगह पे आपका पुराना कोड भी हो सकता है। अब इसके अलावा फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ओरिजिनल डेटा भी प्रिंट करवाना था हेलो के सस्ते के साथ, इसमें ओरिजिनल तो रिटर्न वाला नहीं होगा, अब क्या कर सकते हो, इसके साथ आप यहाँ पे इसको भी प्रिंट करवा सकते हो। प्रिंट ये करवा लेंगे और रिटर्न में क्या करवा लेंगे, जो भी ओरिजिनल का आर्ग्यूमेंट होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। आर्क्स और क्यू आर की आर्क्स क्यों लिखते हैं पता है, आर्क और की आर्क्स क्यों लिखते हैं, फिर सिंगल एस्ट्रिक और डबल एस्ट्रिक क्यों लिखते हैं। हाँ, कि हमें नहीं पता है ना कि कितना उसके अंदर आर्ग्यूमेंट जाएगा, जीरो भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या डिफाइन किया, आर्क्स। और हो सकता है एज ए आप क्या पास करते हो, डिक्शनरी भी पास कर सकते हो, एज ए लिस्ट भी पास कर सकते हो, या तो सिंगल नंबर भी पास कर सकते हो। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, कि एक्चुअली में ये प्रिंट करेगा टाइम और जो उसका काम था वो। अब यहाँ पे आपने सिर्फ टाइम के लिए रखा तो टाइम। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ भी एड ऑन करके रख सकते हो। कि अब आप क्या करोगे कि कोई भी फंक्शन के अंदर टाइमर लगा सकते हो। और इस टाइमर का सिर्फ काम क्या रहेगा, ये वाला लाइन। जैसे हमने पिछले क्लास में कुछ और भी फंक्शंस बनाए थे, अगर आप देखो कौन सा फंक्शन बनाया था,
ये बनाया था, है ना। अब मेरा काम क्या है कि एक न्यू चीज है हमारे लिए, ये हमने रन किया, इसको मैं रन करता हूँ। पिन सी, और इसको मैं करता हूँ कि आपको 20 नंबर का चाहिए, 28 नंबर, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 21 नंबर का फिबोनाची सीरीज रिटर्न कर देगा। इसका काम यही है। अब इसमें कितना टाइम लगा मुझे देखना है, तो कैसे देखेंगे। तो आप क्या करते थे कि ऊपर में भी टाइमर लिखोगे, नीचे भी टाइमर लिखोगे, उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, तो हमारे कोड पे क्या होगा, लेंथी हो जाएगा पूरा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि मुझे का इसका टाइम भी देखना था साथ में, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या रिटर्न कर दूंगा, @ टाइमर। बस इतना लिखोगे तो क्या होगा कि वो इस फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें वो टाइमर का बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अब जैसे इसको कॉल करोगे, क्या लिख रहा है, 28, ओरिजिनल फंक्शन कहाँ पे है, इसको मैं टाइमर को लेकर, इसमें क्या गलती हो रही है बता सकते हो थोड़ा सा, कि जैसे ये ओरिजिनल फंक्शन जाएगा तो इसके अंदर भी क्या होगा, कुछ आर्ग्यूमेंट होंगे, है ना। तो वो चीज आप यहाँ पे भी लिख रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, इसके आर्ग्यूमेंट को भी तो डिफाइन कर सकते हो ऊपर में भी, जहाँ पे कॉल करेगा तो आर्ग्यूमेंट के साथ ही तो कॉल होगा। अब आप इसको रन करोगे तो आपका ये कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। और इसको अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, प्रिंट करवा रहे थे या रिटर्न करवा रहे थे इस वाले में, अच्छा प्रिंट करवा रहे थे ना, तो प्रिंट करवा रहे थे इसलिए क्या हो रहा है, बार बार प्रिंट कर रहा है, अदरवाइज ये सिंगल टाइम ही रहता। अगर आप इसको क्या करते सिर्फ लिस्ट में प्रिंट करवा के रिटर्न करवाते तो क्या होता कि आपको ये दो बार प्रिंट लाइन नहीं दिखती, मतलब जो है ना, एक यहाँ पे भी प्रिंट दिख रहा है और यहाँ पे भी प्रिंट दिख रहा है, तो ये आपको एक ही बार दिखता है। और आपको इसके साथ क्या दिख रहा है, टाइमर, कितना टाइम लिया, 0.1 मिली सेकेंड का टाइम लिया। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो मुझे एक लिस्ट में रिटर्न करवाना है पूरा नंबर जो भी होगा, तो कैसे करेंगे लिस्ट में स्टोर, बताओ। एक लिस्ट बना लेंगे ना, और बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होगा, 0 और 1 पहले से ही होगा, क्योंकि 0 1 क्या है, बाय डिफॉल्ट रहता है। 0 1 आपको स्टार्टिंग में लेना ही पड़ेगा। अब जहाँ पे नम विल लिखा है उसको क्या कर सकते हैं, फिर इंडेक्स ऑफ 0, तो वहां से वो 0 ले लेगा। और जहाँ पे नंबर 2 लिखा है वहां पे क्या कर सकते हो, फिर इंडेक्स ऑफ 1। तो जो नम 1 नम 2 किया है इसको हम हटा सकते हैं। कोड को क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। देन प्रिंट स्टेटमेंट का भी हमारे पास कोई काम नहीं था, क्योंकि प्रिंट का काम क्या था, सिर्फ प्रिंट करवाना। अगर हम एक ही बार में स्टोर करवा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो नम 1 होगा, नम 1 किसको बना रहे हैं, ये 0 को बना रहे हैं ना, ये क्या बनेगा, फिर 0 वाला प्लस फिर 1, ये रहेगा। या फिर एक बार आई की वैल्यू में प्रिंट करवा लें, फिर प्रिंट करेगा नेक्स्ट, और ये आई चेंज होना चाहिए ना, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, तो इसको आई, और इसको क्या कर सकते हैं, आई प्लस, एंड एक बार हम पूरा कोड, और जो हमारे पास क्या होगा, नम 1, नम 1 में क्या जाएगा, फर्स्ट वाला, तो फिर i+1 में नम 2 चला जाएगा, और फिर पेंड नेक्स्ट,
इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, फिर अब ये कोड बताओ क्या चीज है, पहला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार देख के बताओ। कोड को धीरे से हमने क्या किया, ऑप्टिमाइज किया है कि जितना काम है उतना ही कोड करना है। पहला हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है और उसमें क्या रखा है, 0 और 1 रखा है। ये पहले नम 1 नम 2 में था, है ना। देन फिर हमने लूप चलाया एन तक का, मुझे कितने नंबर चाहिए, मुझे 10 चाहिए तो वो 10 तक चलेगा। अब जो लूप चलेगा तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा बता सकते हो। पहला 0 और 1 रहेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, 0 + 1, तो 0 और +1 का बनेगा। तो क्या करोगे आप, अगर इंडेक्स के बेस पे लेना तो कैसे लेंगे, इंडेक्स के बेस पे कैसे लिखेंगे, फिर इंडेक्स नंबर ऑफ 0 का वैल्यू जो होगा वो आएगा, क्योंकि 0 में क्या है, 0 है। और इंडेक्स नंबर पहले का जो वैल्यू है वो है, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो उसको किसमें स्टोर करना है, नेक्स्ट नंबर पे, उसका नेक्स्ट नंबर वो बनेगा। एंड देन जैसे वो नेक्स्ट नंबर बनता है तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर 1 को चेंज करना पड़ेगा और इसको भी क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, जो उसका नेक्स्ट पे था, ये 1 वाला था, अब क्या होगा, वो उसके नेक्स्ट नंबर पे स्टोर हो जाएगा। ये कर सकते हैं। इसमें क्या स्टोर होगा, फिर आई, ये पुराना वाला वैल्यू था, और फिर आई में क्या होगा, उसका नेक्स्ट नंबर। अब इस तरीके से आप अपेंड करते हो और उसको क्या करते हो, रिटर्न करते हो। आप इस चीज़ को रन करो, फिर 10 चेक पिन है ना, यहाँ पे गलती आ गई। जिस आई में जाएगा हमारे पास, हम्म, ये तो बार, फिर आई, और फिर आई +1, ठीक है। तो हम डायरेक्टली करते हैं ना, N1 क्या होगा, N2, ये तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, नंबर +N2, तो ये चीज यहाँ से हटा दो, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ये दिख रहा है, अगर आप इसको रन करोगे तो आप रिजल्ट आएगा कि हमारा क्या है, बार बार N1, क्योंकि हम लोग बार बार क्या कर रहे थे, लिस्ट में ही डायरेक्ट डाल रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, लिस्ट में चेंज हो रहा था। अब हमने क्या किया कि जो भी नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, लिस्ट से इस तरीके से निकलेगा। नंबर 1 में क्या आएगा, जो आई की वैल्यू होगी, है ना। दूसरा N2 में क्या आएगा, जो उसके बाद की वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इस तरीके से देखोगे, अभी लिस्ट में क्या है, 0 1 है ना। अब N1 की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो, अगर मैंने बोला 5 नंबर्स आपको जनरेट करना है, तो n की वैल्यू 5 हो गई। अब N1 में क्या होगा, अभी आई की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग करेंगे तो 0 होगा। अब एन आई की वैल्यू 0 है, तो N1 में क्या स्टोर होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि फिफ्थ के आई में क्या है, 0 ही है ना। इसी तरीके से N2 में क्या स्टोर होगा, I +1, इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 होगा। 1 में क्या स्टोर है, तो 1 स्टोर है, यहाँ पे दिखेगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, N1 + N2, उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 + 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। अब इसको मैंने क्या किया कि जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा उसको क्या करना है, इसको अपेंड करना है। तो अब नया लिस्ट किस तरीके से दिखेगा, 0 1 और 1। ये स्टेप समझ में आया सबको, आरोप, गुरप्रीत और परविंदर और आलोक, आपका समझ में आया। हम्म,
अब इसी तरीके से क्या होगा, नेक्स्ट लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। हमें कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। मतलब ये क्या कहाँ तक जाएगा, 4 तक ही जाएगा, n-1 तक ही जाता है, आपको पता है। अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तब n1 में क्या वैल्यू आएगा बता सकते हो। यहाँ पे क्या है, फिब आई है, और यहाँ पे क्या है, फिब आई प्लस 1 होगा। अब फिब आई में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 में कौन सा है, 1 ही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 ला के रख देगा n1 में। अब फिर i+1, तो i+1 क्या होगा, इंडेक्स नंबर 2 होगा, तो ये 2 में भी क्या है, 1 है, तो ये क्या करेगा, 1 ला के रख देगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट में कितना आएगा, 1+1 कितना हो गया, 2। अब हमारे पास नेक्स्ट में 2 है, अब 2 को क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे इस पे। तो जैसे अपेंड करोगे तो इसमें क्या होगा, एक 2 भी आपको दिखेगा इसमें। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब फिर से यही चीज चलेगा, फिर आई में क्या वैल्यू होगा, अब आई की वैल्यू 2 है, इसके इंडेक्स नंबर 2 में कौन सी वैल्यू है, 1 है, तो n1 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। देन n2 में क्या हो जाएगा, i+1, आई हमारा 2 है, +1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो इंडेक्स नंबर 3 में कौन सा है, तो 2 है, n2 में क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब वो दोनों को ऐड करके हम क्या करें, नेक्स्ट में स्टोर कर रहे थे, दोनों का एड ऑन कितना होगा, 2+1 कितना हो गया, 3। अब ये क्या होगा कि अपेंड होगा, जैसे अपेंड होगा तो इसमें भी क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। देन फिर इसी तरीके से लूप चलता जाएगा। ठीक है बात। तो ये लास्ट में फिर ये सारा काम होने के बाद हमने क्या किया कि लिस्ट को रिटर्न करवाया। ये समझ में आया कि कोड को मैंने क्या किया, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। ये पूरा लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या करना है, अब टाइमर देख सकते हो, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट जा रहा था। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, कि मैंने बोला कि आपको अगर इसके साथ टाइम देखना है तो क्या करोगे, @ टाइमर ऐड कर दोगे बस। जैसे टाइमर ऐड करोगे तो वो बता देगा कि इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, क्योंकि आप क्या करते हो इसको मिली सेकेंड में से मल्टीप्लाई किया, तो मैं हटा ही देता हूँ इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको ये 7 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है इसको रन होने में। तो आप जिस फंक्शन के अंदर टाइमर देखना चाहते हो तो देख सकते हो आराम से, क्योंकि आपको लगाने का तरीका क्या है, सिर्फ आप इतना ही लिखते हो। तो आपको ओरिजिनल कोड में कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी टाइमर देखने के लिए। ये चीज हमें कहाँ पे मिल गई, तो हमने जो एक्स्ट्रा एक रैपर क्लास बना के रखा था, डेकोरेटर बना के रखा था। इस डेकोरेटर का काम क्या है, सिर्फ कि मैंने बोला कि आपको एक डेकोरेटर बनाना है जिसका नाम रखा है टाइमर। उसके अंदर का काम जो हमने डिफाइन किया वो क्या कर सकते हो, एक अलग से नेस्टेड फंक्शंस में डिफाइन करते हैं। अब इसमें आर्क्स और की आर्क्स क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन से फंक्शंस में इसको पास करेंगे। जिसमें आर्गुमेंट होगा वो भी पास कर सकते हैं, जिसमें आर्गुमेंट नहीं होगा वो भी पास करेंगे। और अगर आपके पास क्या अननोन आर्गुमेंट है तो आप क्या पास करते हैं, एस्ट्रिक और डबल एस्ट्रिक। सिंगल एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया कि आप सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हो और लिस्ट भी पास कर सकते हो। डबल एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, बताओ। लिस्ट पे तो यही हो गया ना आर्क्स के लिए, कि डबल एस्ट्रिक का क्या होगा संध्या, डिक्शनरी। हाँ, की एंड वैल्यूज। अगर आप की एंड वैल्यूज के प्लेस पे भी क्या हो सकता है, कोई फंक्शन पास हो सकता है, तो वो चीज यहाँ पे डिफाइन है कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, ये चीजें आ सकती है नहीं भी आ सकती, तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देन फिर मैंने काम क्या रखा है कि स्टार्टिंग टाइम को स्टार्ट में रखा है। देन क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन कॉल होगा। ओरिजिनल कौन होगा, ये वाला फिन। जब हमने ये बनाया ना, इसको बोल रहे हैं ओरिजिनल फंक्शन। ये ओरिजिनल फंक्शन कॉल होगा, उसमें भी क्या हो सकता है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो ये मैंने लिख दिया। देन फिर हमने क्या किया, टाइम को स्टॉप किया। एंड देन फिर मैंने क्या किया, एक लाइन प्रिंट किया है कि कितना टाइम ले रहा है वो। एंड देन फिर मैंने क्या किया कि टाइम को प्रिंट करवाना है, और जो ओरिजिनल फंक्शंस का रिटर्न होगा वो भी आपको क्या करवाना है, रिटर्न करना है। ओरिजिनल फंक्शंस का रिटर्न क्या है, तो आप देखोगे एक लिस्ट है ना। तो वो भी हमने क्या किया है, इसके साथ रिटर्न करवा दिया है। तो आपको ये इसके साथ दिखेगा यहाँ पे। अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, कि मैंने बोला ओरिजिनल के साथ आप क्या करते हो, हाई भी प्रिंट करवाना चाहते हो, तो जैसे आप इसको लिखोगे ना तो लास्ट पे हाई भी दिखेगा, ठीक है। तो आप ओरिजिनल के साथ क्या ऐड ऑन करके रिटर्न करवाना चाहते हो वो भी करवा सकते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देता है। इसीलिए क्या होता है, डेकोरेटर्स आपके बने बनाए हुए मिलते हैं बहुत सारे।
डेकोरेटर्स का काम समझ में आ गया। इसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। बनाना नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। बट क्या है, एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस जब आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस पे जाओगे तब का है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेकोरेटर तभी होता है कि आपके पास पुराने कोड को छेड़छाड़ नहीं करना। इसमें क्या करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको एड ऑन करना है, तो अपना एक रैपर बनाना है। और उसको क्या करो, पुराने वाले कोड के ऊपर लिख दो बस। तो पुराने वाले कोड को बस अभी मैंने क्या किया, ऑप्टिमाइज किया और कुछ नहीं किया है। तो पहले से क्या होगा, ये पुराना कोड होगा, पहले से ऑप्टिमाइज वर्जन में। फिर कोई भी कोड करके जाता है पहले से, तो क्या होगा, या तो बेस्ट कोडर होगा, करके जाएगा। अगर उसने सही से नहीं किया होगा तो फिर वही होता है कि आपको कोड भी क्या करना है साथ ही साथ, वो आपका काम रहेगा वो। तो ये चीज रहता है कि ये कोड पहले से ही आपके पास है, अब आप इसमें क्या कर रहे हो, अपना कोड ऐड कर रहे हो कि आपको क्या करवाना है इनके साथ। तो ये क्या करता है, डेकोरेटर्स क्रिएट करके ऐड ऑन। तो ये आपका डेकोरेटर्स का कॉन्सेप्ट। ये काम आपका जल्दी नहीं होता। अगर आप देखोगे हमारे पास क्या होता है, एट द रेट डेकोरेटर्स प्रॉपर्टी। जब हम लोग जाते हैं ना, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाते हैं तो ये आपका कंपलसरी रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ सेटर होते हैं, गेटर होते हैं, डिलीट के होते हैं, इनकैप्सुलेशन के होते हैं। अगर आप डायरेक्टली इनकैप्सुलेशन फिट करना चाहते थे तो आपके पास क्या होता है, एट द रेट प्रॉपर्टी का एक क्या होता है फंक्शन। आप उसको डायरेक्टली यूज करोगे ना, तो वो क्या करेगा, इनकैप्सुलेशन का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगा। एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं। ये वहां पे जाता है। तो एक यही रहता है कि हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं कि बताओ कि एट द रेट प्रॉपर्टी क्या होती है डेकोरेटर्स। और वो भी एडवांस लेवल पे पूछते हैं, ये आपसे नहीं पूछेंगे कभी भी। डेकोरेटर का डेफिनेशन पूछ लेंगे, क्या यूज केस है वो, बस। इससे ज्यादा कभी भी नहीं जाते। तो ये चीज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में रख दिया है। और इसका यूज केस कि कैसे बनाया जा सकता है और उसका यूज कैसे करते हैं। बाकी कहाँ कहाँ पे यूज होता है डेकोरेटर, विद आर्ग्यूमेंट्स के साथ है। अगर आर्ग्यूमेंट है तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। देन कॉमन यूज केस लॉगिंग। लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर हर एक स्टेप में क्या कर रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, क्या पे नहीं एरर आ रहा है, तो एक लॉग फाइल बन के दे लग जाता है। लॉगिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए, कि आप क्या करते हो, कोई भी चीज कॉल करवाते हो, जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास क्या होना चाहिए, यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप इस चीज को स्पेसिफिक किया कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका अलग से डेकोरेटर वो बनाते हैं कि वो क्या करते हैं कि ये यूजर आईडी पासवर्ड है, तभी ये फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं। तो सेकंड लेवल सिक्योरिटी के बेस पे किया जाता है। देन टाइमिंग जो हमने यूज किया सबसे इजी रहता है टाइमर देखने के लिए। देन पैरामीटर्स सारा चीज अलग हो गया। बाकी ये तीन बेस्ट यूज केस थी, पहला लॉगिंग के लिए, दूसरा सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और तीसरा टाइमिंग के लिए। ये तीन चीज हम लोग, बाकी यही चीज है। कॉल कैसे करते हैं, तो आप एट द रेट और जो डेकोरेटर का नाम है। बाकी बाकी इसमें एक था कि आप अपना एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, तो नॉर्मली हमने एक बेसिक कैलकुलेटर का फंक्शन दिखा, ये दिखा है। और इसके अंदर एक मेन फंक्शन उसको क्या करेगा, ऑप्शन देगा, और जिसको कॉल करोगे वो क्या होगा, एड ऑन होकर आपको दिखेगा। ये सिंपल हमने बनाया था। अब आप इसका ईएक्सी फाइल बना सकते हैं। ईएक्सी फाइल बनाने के लिए सिंपल आपके पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, कौन सा, तो पाई इंस्टॉलर। इसको आप इंस्टॉल करोगे, पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। ये क्या करेगा, कोई भी कोड होगा उसको ईएक्सी फाइल में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करेगा। ईएक्सी फाइल का बेनिफिट क्या होता है कि आपको सोर्स कोड रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं क्या करूंगा, किसी को ईएक्सी बना दूंगा, मैंने कल बनाया था। ये रहा, मैंने क्या किया, ये कैलकुलेटर डॉट पी पूरा बनाया था। अब इसको अगर आपको रन करना होगा तो टर्मिनल ओपन करोगे। देन सारा चीज डिपेंडेंसी होनी चाहिए, सारा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। देन आप क्या करोगे, टर्मिनल में जाके रन कर। किस तरीके से रन करते हैं हम लोग, पाइथन, और क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर डॉट पी। देन ये क्या करेगा, ऑप्शंस पूछेगा, तो मैंने बोला 3। अब मैं क्या करूंगा, ये दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि नंबर 1 कि मैंने 34 दिया, या फिर 3, और मैंने 4 कर दिया।
अभी मुझे क्या रिजल्ट में रिटर्न कर रहा है, 12 करना है ना। ये 12 रिटर्न किया। अब ये कोडर बार बार रन करने के लिए हमें यही चीज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, और आप क्या कर सकते हो कि आपको एक exe फाइल बन जाता है कि आपके पास इन्वायरमेंट हो ना हो, ये चीजें इंस्टॉल हो ना हो, तो भी क्या कर सकते हो, आप रन कर सकते हो। इसको मैं खोल लेता हूँ इसमें फोल्डर के अंदर। मान लो आपने कोई भी चीज क्या किया, डाउनलोड किया है, तो आपको इसी तरीके से मिलता है ना। गेम रहता है, कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है, इसी तरीके से आपको मिलता है। अब आप इसको कैसे इंस्टॉल करते हो या फिर कैसे रन करते हो, exe फाइल को डबल क्लिक करके। तो सिंपली आप डबल क्लिक करोगे तो जो हम लोग उतना काम कर रहे थे वो सारा काम आपको यहीं पे इसी तरीके से मिल जाएगा। कि मैंने बोला आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये पूछेगा 3 और 4। तो ये रिजल्ट रिटर्न करके वापस चला क्योंकि उसका काम उतना ही था और वो वापस चला गया। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि इसके लिए डिपेंडेंसी जरूरत नहीं पड़ी। आप क्या करोगे, ये फाइल जिसको भी शेयर करोगे वो विंडोज में डायरेक्टली कर सकता है। ये समझ में आया। तो ये आप इस तरीके से रन कर सकते हो। अगर मुझे कुछ देर के लिए इसको रोकना होगा कोड को, ताकि मैं क्या करूँ, रिजल्ट देख सकूँ, तो उसके लिए क्या इंस्टॉल इंपोर्ट कर सकते हैं, टाइम। एक होता है हमारे पास टाइम का फंक्शन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ टाइम। डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, बट क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। टाइम, और टाइम में एक फंक्शन होता है स्लीप का। कहाँ पे लगवा दे, मेन फंक्शन रन होगा और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम डॉट स्लीप। तो स्लीप का मतलब होता है कि आप अपनी स्क्रीन को कितने देर होल्ड करना चाहते हो। तो ये 5 सेकंड के लिए होल्ड करेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है टर्मिनल में, कि आपके पास एक्सेस होता है तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रिंट होकर दिख रहा है। लेकिन ईएक्सी पे क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक्सेस नहीं होता है। आपका जो काम होगा वो काम करके वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से 5 सेकंड के लिए रोक के रखा। अब इसको हम क्या करेंगे, ईएक्सी फाइल पे दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोड पे चेंज किया है ना। तो अब कैसे चेंज को रख सकते हैं हम लोग। तो पहला हमने बताया आपके पास इंस्टॉल क्या होना चाहिए, पाई इंस्टॉलर। ठीक है, ये जैसे इंस्टॉल होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आपको इसको कन्वर्ट करना है स्क्रिप्ट ईएक्सी पे, तो आपको ये लाइन रख करना, पाइथन इंस्टॉलर 1 लाइन फाइल, और क्या करते हो, जो भी फाइल का नाम है आप ये रन करते हो बस। जैसे आप ये रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके लिए वो ईएक्सी बन जाएगा। इस पे एक्टिवेट, ये आपके लिए नहीं है। ये क्या है कि हमारे पास अलग अलग पाइथन के एनवायरनमेंट है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने एनवायरनमेंट में रन करूँ कि जिसमें मेरा इंस्टॉल है उस पे। ये मैंने क्या किया, रन किया, और यही करती हूँ पाई इंस्टॉलर। तो ये क्या करेगा, आपके लिए क्रिएट करके दे देगा। तो ये जैसे ही क्रिएट होगा वो इस फोल्डर में हमेशा आएगा, लिस्ट लिखा हुआ है। लिस्ट के अंदर ही क्या होगा, सारा चीज चला जाएगा। इसका काम बेसिकली क्या रहता है कि जितनी भी चीजें इसका रिक्वायरमेंट रहता है वो क्या करता है, चेंज करके ईएक्सी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। कैसे पता चलेगा, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली रन होगा, लास्ट में सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अच्छा, टर्मिनल से फाइल कैसे ओपन करते हैं, पाइथन और जो फाइल का नाम लिखते हैं, ये बेसिकली क्या करता है ना कि जितना काम आप मैनुअली कर रहे थे वो सारा चीज ऑटोमेशन पे डाल रहा है। और जितनी लाइब्रेरी इसको जरूरत है वो सारा चीज क्या कर रहा है, एक फाइल में बना के रख रहा है। तो आपको जितना जरूरत होता है उतना ही क्या करते हो, लाइब्रेरी में इंस्टॉल रखते हो। तो जितना ज्यादा आप लाइब्रेरी में इंस्टॉल रखोगे ना उतना इसका क्या होगा, हैवी होता जाएगा फाइल। बात कब देते हैं, जब अलग अलग जगह पे कोड हो और डेटा हो तब। ये क्रिएट हो गया, आप दोबारा रन कर सकते हो। यस, रन।
जैसे रन करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, 3, नंबर 1 और नंबर 2। और ये क्या है, आपको रिजल्ट दिख रहा है। और ये कब तक रहेगा, 5 सेकंड तक रहेगा। जैसे 5 सेकंड कंप्लीट होगा, ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर आपका ऑफ हो जाएगा। ये पता चला। तो कोई भी एक सी फाइल बनाना इजी है। अब इसमें आता है कि सोर्स कोड दिखाना है नहीं दिखाना है, वो आपके ऊपर रहता है। इस एग्जीक्यूटिव फाइल को क्या कर सकते हो आप, सोर्स कोड देख सकते हो कोई भी बंदा। इसके लिए आपको सिक्योरिटी पर्पज से क्या करना होता है, अलग से कोड लिखना पड़ता है। तो वो चीज आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। बाकी EXE फाइल कैसे बनाते हैं वो आपको पता चल गया है। और ये ब्लैक स्क्रीन में क्यों आ रहा है बता सकते हो अभी, कि जब हम रन कर रहे हैं तो अभी ये ब्लैक स्क्रीन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसका इंटरफेस डिजाइन नहीं किया है। तो जो फ्रंट एंड डिजाइनर होगा वो इसका डिजाइन करेगा कि आप किस तरीके से बटन के बेस पे काम करवाना चाहते हो, तो बटन के बेस पे कर सकते हो। अगर आप क्या सकते हो, वेबसाइट के बेस पे काम करवाना चाहते हो तो वेबसाइट के बेस पे कर सकते हो। तो वो डिजाइनर का काम रहेगा। नहीं, इसी को फिर चेंज करना होगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस पे नहीं दिखेगा। इस पे नहीं दिखेगा। जैसे क्या बोलते हैं ना, डॉट पीके फाइल क्या होता है, आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसको क्या कर सकते हो, दोबारा ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो कन्वर्ट कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप अपने सोर्स कोड को भी क्या कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो। कि ओरिजिनल सोर्स कोड कभी भी क्या होगा, ओरिजिनल की तरह नहीं दिखेगा। उसमें क्या होगा, डिक्रिप्ट दिखेंगे। कि मैंने ए को बोल दिया जेड, जेड को बोल दिया वाई, तो वो इंक्रिप्शन आपको लगाना पड़ेगा बस। सोर्स कोड वहां पे भी दिखेंगे, बट क्या होगा, इंक्रिप्ट फॉर्म में दिखेंगे। तो वो जो डिकोड कर पाएगा तो फिर वही देख पाएगा, और जो डिकोड नहीं कर पाएगा तो वो नहीं देख पाएगा। तो वो चीज रहती है। तो आप अपना एक खुद का इस तरीके से EXE फाइल बना सकते हो। अगर आपको इसका इंटरफेस डिजाइन करना रहेगा, नहीं। क्योंकि ये क्या है, EXE फाइल क्या होता है, वेबसाइट है या फिर एक ऐप है। ऐप है। ऐप हमारा किस टाइप का है, विंडोज ऐप है। तो विंडोज ऐप में अगर आपको पाइथन में कोड करना रहेगा तो उसके लिए क्या रहेगा, टिक इंटर रहेगा। टिक इंटर, इसका काम होता है इंटरफेस देना। कि टिक इंटर हो गया, देन आपके पास टर्टल हो गया। तो ये क्या होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं जो क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हो पाइथन के अंदर ही। समझे? तो ये आप अलग से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, वो आपके ऊपर रहेगा। कि आप जो भी चीज डिफाइन करना चाहते हो आप क्या करोगे, इस टिक इंटर के बेस पे करोगे। जो भी EXE फाइल पाइथन में बनेगा, कोई भी गेम बनता है या कुछ भी बनेगा तो वो टिक इंटर के अंदर बनेगा। इसके अलावा और भी चीजें होती है, अल्टरनेटिव लिखोगे, टिक इंटर, अल्टरनेटिव, तो बता देगा कि टिक इंटर के पैरेलली और कौन कौन से क्या है इसके पास, लाइब्रेरी है। तो टिक इंटर हमारा क्या है, लाइब्रेरी है। तो आप पाई क्यूटी यूज कर सकते हो। पाई क्यूटी ज्यादातर यूज होता है किस पे, ज्योग्राफिकल पे। क्या पाइथन के बेस पे कोड करते हो, देन ये सारा क्या है, उसका अल्टरनेटिव है। तो हम लोगों ने दो ही ज्यादातर यूज किया है, एक पाई क्यूटी यूज किया था और एक टिक इंटर का। टिक इंटर नॉर्मल यूज के लिए आप कुछ भी बना सकते हो। पाई क्यूटी ज्यादातर यूज होता है आपके पास ज्योग्राफिकल के लिए। ज्योग्राफिकल का मतलब जो मैप रहता है, कि अगर आप पाइथन में क्या कर रहे हो, एक बना रहे हो EXE, उसका जो भी कोड करना होगा मैपिंग से रिलेटेड, तो वो पाई क्यूटी के अंदर कर सकती है। इससे मैप से रिलेटेड क्या है, सारा प्रोसेस आपके पास पहले। तो ये चीज रहता है। दूसरा चीज, अगर आपको ये चीज नहीं आता तो क्या कर सकते हो आप, आजकल चैट जीपीटी है। तो टीक इंटर का कोड आप क्या कर सकते हो, कि ये मेरा काम है, अब इसी का क्या करो, फ्रंट एंड टीक इंटर में बना के दे दो। तो वो बना के दे देगा। अब उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली EXE फाइल में अप्लाई करके देख सकते हो। तो ये जितना भी चीज आज का मैंने बताया वो आपके लिए ऑप्शनल है। ये चीज इंटरव्यू पर्पज से नहीं है। ये चीजें क्या है, कि जब आप आगे जाके देखोगे तो आप किसी फील्ड पे जाओगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। पहला डेकोरेटर्स, वो मिलेगा आपको। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे अपना खुद का एक EXE फाइल बना के रखना है ताकि सामने वाला क्या करे, सिर्फ एग्जीक्यूट करके देख ले, तो उसके लिए आप EXE बना सकते हैं। ठीक है। बाकी फिर अब नया चीज देखेंगे जो हमने, जो आज का टॉपिक रहेगा वो देखेंगे। पहला टॉपिक रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। दूसरा रहेगा फाइल हैंडलिंग। और तीसरा आपके रहेगा हुक का ओवरव्यू। एटलीस्ट इतना करेंगे। हैंडलिंग का मतलब क्या होता है,
मैनेज करना। और एक्सेप्शन मतलब कि ऐसा केस जो हमारा कोड रन ना कर पाए, कि जो आपने लॉजिक लिखा था उस लॉजिक में मेरा कोड क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, कि किसी एक पे क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। सबके लिए सही है बट एक केस पे जाके फेल हो रहा है, या फिर दो केस पे या फिर चार केस पे क्या होगा, फेल होगा। उस चीज को क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्शन बोलते हैं। कि ये क्या है, जैसे ज्यादातर किसमें सुनते हैं एक्सेप्शन का, ट्वेल्थ में। दो चीजें में रहता है, एक इंग्लिश ग्रामर पे एक्सेप्शन केस बहुत ज्यादा रहते हैं, दूसरा केमिस्ट्री पे। दो चीजों पे एक्सेप्शन ज्यादा रहता है। ये सारा चीज फॉलो होगा बट इस पे फॉलो नहीं होगा वो रूल। उसके लिए फिर आप क्या करते हो, अलग से रूल बनाते हो। तो वो चीज यहाँ पे भी है। एक्सेप्शन का मतलब हो गया एक तरीके का एरर, कि आपने जो लॉजिक पास किया था वो सब में तो काम कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी डेटा है जिसमें वो क्या कर रहा है, फेल हो रहा है। उसको आप हैंडल कर सकते हो, तो वो एरर हैंडलिंग होती है, या तो फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये समझ में आया। देन फाइल हैंडलिंग में क्या होगा, हाँ, आप क्या कर रहे हो, जो भी डेटा आप ला रहे थे, यूजर से ले रहे थे या तो फिर मैनुअली पुट कर रहे थे। अब आपको जो भी डेटा लाना होगा, कोई ना कोई आपके पास फाइल होगा। जैसे आपको टेक्स्ट फाइल दे दिया जाएगा, एक्सेल फाइल दे दिया जाएगा, एक्सएमएल फाइल दे दिया जाएगा, इमेज दे दिया जाएगा, मतलब कोई भी फाइल दे दिया जाएगा। आप उसको लोड करके क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर लोड करने में टाइम में अगर कुछ भी एरर आता है, जैसे क्या करते हो, उसने मांगा था आपसे पीडीएफ, आपने डॉक डाल दिया तो एरर देता है ना। उस चीजों को फिर आप कैसे वहां पे हैंडल करोगे, तो वही हमारा क्या था, फाइल हैंडलिंग। कि अब आप क्या कर रहे हो, लोकल सिस्टम से कुछ ना कुछ फाइल अपलोड करोगे और उसमें अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे हैंडल करोगे, या फिर कोई भी फाइल कैसे ओपन करते हो, कैसे रीड करते हो, कैसे राइट करते हो, कैसे ओवरराइट करते हो, वो सारी चीजें। और ये चीज हमें जरूरत क्यों रहेगी, फाइल को रीड राइट करने के लिए, क्योंकि सामने वाला क्या बोलेगा कि जो भी कोड है, मुझे कोड से मतलब नहीं है, कि आपको मैंने एक डेटा दिया है, उसमें मैनिपुलेशन करो और वापस क्या करो, जो रिजल्ट आ रहा है वो मुझे दूसरे फाइल में ला के दे दो। कि आपके पास क्या होगा, इस तरीके से आएगा। आपको डेटा का फाइल दिया जाएगा, आप क्या करोगे, कोडिंग के थ्रू सारा काम करोगे। देन सारा काम होने के बाद क्या करोगे, उस डेटा के बेस पे रिजल्ट सेव करके सामने वाले को दे दोगे, है ना। आप उसको मतलब नहीं कि आपने क्या कोडिंग किया है, उसका मतलब है रिजल्ट आपने लाया या नहीं लाया, है ना। आपको यहाँ से इनपुट मिलेगा, आप क्या करोगे, प्रोसेस करोगे, एंड देन उसको सेव करोगे दोबारा फाइल पे, और वो फाइल क्या होगा, आगे जाएगा, है ना। यही रहता है, हर जगह पे यही चलता है। आप भी क्या करते हो, अपलोड करते हो अपना असाइनमेंट, तो अपने असाइनमेंट कैसे किया उससे मतलब नहीं हो रहा है। आपने क्या किया, इनपुट इस तरीके से है, आपको इस तरीके से आउटपुट देना है, जैसे आप देते हो देन वो उसको चेक करता है, अगर वहां पे सारी चीजें सही है तो मतलब क्या है, कि आपका पास हो जाएगा। तो ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। देन वो कॉन्सेप्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट के बेस पे सारा चीज काम करते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो रियल वर्ल्ड में देखोगे ना, सारा चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एंड ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट किसी एक चीज को बनाने का क्या होता है, मैप होता है ना। लेकिन वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल वर्ल्ड में क्या एग्जिस्ट करता है, जैसे आपने क्या किया, एक आप अपना घर बना रहे हो, उसका आपने क्या किया, इंजीनियर के पास गया, उसका क्या किया, पूरा मैप ब्लूप्रिंट बनवा लिया कि हमारा घर ऐसा बनेगा। लेकिन वो अभी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कैसे करेगा, आप उस लैंड पे जाओगे, वहां पे क्या होगा, कि आप मटेरियल यूज करोगे, सीमेंट, देन आयरन, देन क्या होगा, सैंड। ये सारा चीज यूज करके आप क्या करोगे, वॉल खड़ा करोगे, देन सारा चीज ए टू जेड काम होता जाएगा। तो जैसे ही ये होगा, उसमें फिर आप क्या करते हो, कलर करते हो, देन अपने हिसाब से डिजाइनिंग करवाते हो। तो जैसे ये सारा काम होता है, तो वो हमारा क्या बनता है, ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है, कि रियल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट करेगा। ये अब इस तरीके से जो आपने ब्लूप्रिंट बनाया था, अब इसी ब्लूप्रिंट का यूज करके हम कितना घर बना सकते हैं, बना सकते हो, जितना मर्जी उतना। अब इसको आपने पिंक या फिर ब्लू कलर से क्या किया है, पेंट करवाया है। लेकिन जो दूसरा घर है, हम उसका कलर चेंज रख सकते हैं, इसको व्हाइट से भी कर सकते हैं, ग्रीन से भी कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो, इसके एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जब एट्रीब्यूट को चेंज करते हो तो वही क्या होता है, ओरिजिनल लाइफ में डिपेंड करता है। तो यही चीज हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये समझ में आया, ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। क्लास जो ब्लूप्रिंट है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे क्लास बोलते हैं। ये समझ में आया, कि क्लास क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया। आप उसमें सिर्फ क्या बताते हो कि क्या क्या चीजें होंगी,
बट एक्चुअल में वैल्यू कहाँ पे पास होगा? जब आप रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करवाओगे, तो मतलब जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, और ऑब्जेक्ट में क्या आता है? वैल्यू पास होता है ना? इसमें हम क्या करें? सिर्फ वैल्यू पास करें, और इसमें क्या कर रहे हैं? सिर्फ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे स्टोर होगी, किस तरीके से स्टोर होगी, वो सारा चीज क्या लॉजिक होगा वो डिफाइन करते हैं। और एक्चुअल वैल्यू आप ऑब्जेक्ट के बेस पे करते हैं। जैसे लैपटॉप का ये कार्स के हो गए, देन सबका कार का एक बेसिक डिजाइन देखें, ब्लूप्रिंट दिखे तो क्या होता है? 4 गेट्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं, है ना? देन आपका 4 विंडोज, इस तरीके से मतलब जो बेसिक है उसके बेस पे रहता है। उसके बाद क्या होता है कि अलग अलग ब्रांड आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे क्या आता है कि BMW कार भी दिखेगा आपको, ऑडी भी दिखेगा, देन आपको महिंद्रा का भी दिखेगा। सारा चीज क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट पे दिखेगा। अलग क्या रहता है? उसके अंदर का वैल्यू, उसके ब्रांड का नेम अलग है, तो वो वैल्यू हो गया, ब्रांड नेम वैल्यू हो गया। तो दूसरा क्या होता है कि उनके व्हील का साइज, है ना, हॉर्स पावर। तीसरा डिजाइन, डिजाइन के कलर्स सबके अलग अलग होते हैं। तो वही चीज उसको क्या कहता है? रियल वर्ल्ड में डिफाइन करता है। यही चीज जो रियल वर्ल्ड में है, वही प्रॉब्लम तो हम लोग सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी तो सॉल्व कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बनवाते क्यों है? ताकि वो हमारा रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, है ना, टेक्निकली, और वो ज्यादा क्या हो, अच्छा रहता है। तो वही चीज हम क्या करते हैं, इस पे भी सॉल्व करेंगे। तो जो रियल वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट हमें क्या करना होगा? सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी यूज करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर रियल वर्ल्ड में मुझे क्या करना है कि आप एक घर बनवा रहे हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आया, उसको कैसे सॉल्व करोगे? कि मटेरियल में क्या हो गया कि सीमेंट ज्यादा हो गया, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? कम करोगे। कम कैसे? मतलब वैल्यू चेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट का। तो वो चीज यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट होगा तभी आप वैल्यू चेंज कर पा रहे हो। अगर आपने उसको बनवाया ही नहीं है तो चेंज होगा? नहीं होगा। मतलब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तभी चेंज कर पा रहे हो, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ऑब्जेक्ट में, तो आप इजिली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, है ना? कुछ प्रॉब्लम हार्ड होंगे तो इजिली नहीं सॉल्व होगा, बट क्या होगा कि आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही सॉल्व कर रहे हो रियल वर्ल्ड में। तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी क्या कर रहे हैं हम लोग? यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करेंगे? इसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ही सारा कॉन्सेप्ट अगर रियल वर्ल्ड में सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में लगा के सॉल्व करें। क्योंकि दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लॉजिक पे काम करेगा। अब ये लॉजिक सेम क्या क्या होंगे? तो 4 4 पिलर्स होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के 4 पिलर्स होंगे। पहला, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बता सकते हो? रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है ना हर एक ऑब्जेक्ट पे इनहेरिटेंस का। जो आपका क्या होगा कि आपके पेरेंट्स से आप में आया होगा चाइल्ड पे, मतलब कुछ प्रॉपर्टी उनके पास भी होगी और वो आपके पास भी आया है, और एक्स्ट्रा आप भी क्या कर सकते हो? अपनी तरफ से भी क्रिएट करते हो, है ना? तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो रियल वर्ल्ड में हर एक चीज पे है। जैसे कार के बेस पे देखो कि आप एक कार बनाना चाहते हो, तो कार में क्या होगा? सब में सेम फीचर्स। अब उसी में मैं बोलूँ कि मैं स्पोर्ट्स कार बनाना चाहता हूँ, तो उसमें एक्स्ट्रा क्या एड ऑन होगा स्पोर्ट्स में? हाँ, और टायर्स, और एरोडायनेमिक्स होना चाहिए। तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, चीजें स्पेसिफाई करते हो, वैसे वैसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एड ऑन होगा। तो वो क्या होगा? इनहेरिटेंस हो रहा है कि पुराने वैल्यूज तो आएंगे ही आएंगे, बट एक्स्ट्रा हम लोग क्या एड ऑन कर रहे हैं। अब स्पोर्ट्स में भी क्या होता है कि कई तरह के होते हैं। देन F11 का भी रेस होता है, उसके स्पोर्ट्स के क्या होते हैं? टोटली अलग होते हैं। उसमें भी क्या होता है? 4 व्हील होते हैं, विंडो देखी होगा, कि बंदा बैठेगा। तो वो क्या होगा? स्पेसिफाई करते हैं फिर। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो पहला इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है सिक्योरिटी पर्पस। कि हम लोग क्या करते हैं रियल वर्ल्ड में कि जिसको जितना एक्सेस रहेगा वो उतना ही एक्सेस करे, है ना? जैसे बैंकिंग सिस्टम में आप ले लो कि जो हमारे पास कैशियर होता है, उसको सिर्फ किस चीज का एक्सेस होता है? कैशियर का ही एक्सेस। वो क्या कर सकता है? कैश में डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। देन अकाउंट ओपनिंग करता है, उसका क्या है सिर्फ काम? अकाउंट ओपनिंग का। लेकिन वो पूरे एक ही सॉफ्टवेयर में काम करते हैं सारे लोग, है ना? कि उनका सॉफ्टवेयर क्या है कि SBI का है, तो वो SBI के पूरे सॉफ्टवेयर में ही काम करेंगे, बट एक्सेस क्या होगा? सबके लिए अलग अलग लेवल होगा। तो वो चीज हम लोग इनकैप्सुलेशन में डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी इसी तरीके से सिक्योरिटी पर्पस रहता है। तीसरा हमारे पास होगा, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है, बताओ? पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग बड़ी पहली बार पूछा है। पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉलीथीन। हाँ, तो पॉली तो पहली बार सुना नहीं है, पॉलीथीन सुना है ना?
तो उस वही वाला पॉली का क्या मीनिंग होता है? मल्टीपल वेरिएंट, एक ही चीज का क्या होगा, अलग अलग वेरिएंट होगा, कि आप अलग तरीके से उसका यूज करते हो, तो इन्वायरमेंट बेस पे डिपेंड रहेगा। जैसे आप यहाँ पे हो तो आपको मैं क्या बोलूंगा, स्टूडेंट। अगर आप घर पे जाते हो तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बच्चे। यही चीज अगर आप क्या करते हो, कंपनी में जाओगे तो वो क्या बोलेगा आपको, एम्प्लॉय। चलो इधर देखिए। हाँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप सेम हो, चेंज क्या हो रहा है? हम्म? कि चेंज आपका एनवायरनमेंट हो रहा है, और इन्वायरमेंट के बेस पे आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, कि आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय बोले जा रहे हो, यहाँ पे एज ए स्टूडेंट बोले जा रहे हो, घर पे एज ए चाइल्ड बोले जा रहे हो। तो ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, कि क्या होगा, कि आपके पास एक ही, जो हमारे पास होगा, तो यहाँ पे डेटा के बेस पे बात होगा, वेरिएबल जिसको बोलते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल है, अगर इसका डेटा टाइप चेंज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना बिहेवियर भी चेंज करेगा। अगर स्ट्रिंग है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, इंटीजर है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, एंड देन फ्लोट है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, और आपके पास लिस्ट है, टपल है, वो तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, अलग अलग इन्वायरमेंट। तो वही चीज हमारा क्या रहता है, पॉलीमॉर्फिज्म रहता है, कि सेम चीज रहेगा, बट क्या होगा, अलग बिहेवियर शो करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक देखें तो प्लस का साइन, आपने प्लस का साइन यहाँ पे देखा होगा पहले से, कि 4 5 + 6, ये क्या करेगा, 11 करके दे दिया। अगर मैं क्या करता हूँ, 5 + 6 करता हूँ, तो ये क्या देगा, 56। दोनों में हमने क्या यूज किया है, सिर्फ प्लस का ही यूज किया है। तो चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, उसका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब वेरिएबल पे। अगर वो इंटीजर है तो ये प्लस का साइन क्या कर रहा है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर वो स्ट्रिंग है तो ये प्लस का साइन अलग तरीके से बिहेव कर रहा है ना। तो इसका बिहेवियर डिपेंड कर रहा है उसके डेटा टाइप पे। उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक ही चीज रहेगा, बट क्या है, कि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से उसका रिजल्ट आए। ये समझ में आया? देन थर्ड होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट, कि जो नीड है वही चीज होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, बाकी चीजें नहीं दिखनी चाहिए। तो ये कोड लेवल पे होता है, कि आप क्या करते हो, कि फॉर एग्जाम्पल कार का ही, फिर बाइक का ही ले लेते हैं, बाइक चलाते होगे। अब मैंने पूछा कि आपसे कि ब्रेक कैसे काम करता है, आप बता सकते हो? हम्म, ब्रेक इंटरनली कैसे काम करता है, बता सकते हो? आपको जरूरत है जानने की, अगर आप बाइक यूज कर रहे हो तो? अगर कुछ भी खराबी होता है तो किसके पास जाओगे, मैकेनिक के पास, क्यों? हाँ, तो वो चीज, तो आप यहाँ पे जो भी कोड होता है, एक्चुअल कोड आपको ना दिखे, क्यों? क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। कि आप क्या हो, एक यूजर हो, तो यूजर को क्या होगा, एक्चुअल कोड से उसको मतलब नहीं है, उसको सिर्फ काम से मतलब है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, जो कोड हमारा बैकएंड में चलता है, वो चीज आप क्या करते हो, हाइड करके रखते हो। कि जैसे आप सीनियर होता है, जूनियर होता है, जूनियर को उतना ही कोड दिखता है जितना सीनियर उसको एक्सेस देगा। तो वो चीज हम लोग एब्स्ट्रैक्शंस में दिखाते हैं, कि इसको इतना ही जरूरत है, तो ये इतना ही कोड के बेस पे सारा काम करे। उस पर डेटा हाइडिंग होता है, और इसमें कोड हाइडिंग होगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा का एक्सेस पे बात करते हैं, इसमें क्या होगा, कोड हाइडिंग होगा। क्योंकि ये abstraction जो होता है ना, वो कोड हाइडिंग के बेस पे होता है, कि आप एक्चुअल कोड कहाँ पे कितना हाइड करना चाहते हो। तो वो चीज रहेगा, कि आपको उससे मतलब, जैसे आपका क्या होता है, कि ब्रेक किस तरीके से काम करता है, सारा चीज क्या होता है, कवर के अंदर होता है। आपको उससे कोई भी मतलब नहीं होता है, आपको सिर्फ क्या है, कि एक ब्रेक दे दिया जाएगा, बस आप उसको क्या करते हो, प्रेस करते हो। तो वही चीज यहाँ पे भी रहेगा, कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, और उसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहते हो आप करते हो। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अगर साइलेंसर रहता है, साइलेंसर में एक्स्ट्रा एड ऑन करवाते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे रहेगा, कि आपके पास साइलेंसर का तो है, बट उसमें एक्चुअली क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो वो चीज हम लोग इन कैप्सूल क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस पे देखेंगे। कर दे, पहली ऐसी। चलो कोई नहीं, इतना समझ, ये कॉन्सेप्ट अभी हमने सिर्फ बताया है। तो ये आपको चार याद रखने हैं, कि ये चार जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन सा, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, सॉरी, हाँ इनहेरिटेंस, और एब्स्ट्रैक्शंस। ये चार पिलर होते हैं ऊप के। अब ये चीज अप्लाई कैसे होगा, तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हो, क्लास बनाते हो। कि ये तो ऑटोमेटिकली अप्लाई तो होंगे नहीं, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा क्लास का। और ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट।
आप इसको यूज करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और ब्लूप्रिंट हम लोग क्लास में बनाते हैं, है ना। अगर ये ब्लूप्रिंट बन रहा है तो उसको रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे भी उसको एक्सेस करना रहेगा तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड रहता है कि आप क्लास के बेस पे क्या करते हो, ये चीजें अप्लाई करते हो, एंड देन उसको कॉल करने के लिए आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो इसीलिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट रहता है ऊप के अंदर। ये समझ में आया कि ऊप अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करने के लिए आप क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। तो ऊप का बस इतना ही काम होता है। जैसे बोलते हैं ना कि ऊप, अगर आप देखोगे कि मैं बोलूंगा कि फाइव, फाइव का डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं बता सकते हो? अगर मुझे फाइव का डेटा टाइप चेक करना हो तो क्या लिख देते हैं? टाइप और फाइव या सिक्स जो भी है। अब यहाँ पे एक दिख रहा होगा क्लास के साथ, दिख रहा है क्लास इंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिक्स आपने लिखा है वो तो एक ऑब्जेक्ट है, बट वो किस ब्लूप्रिंट पे बना हुआ है? तो वो इंटीजर वाले क्लास के ब्लूप्रिंट से बना हुआ है, और यहाँ पे आपको क्लास दिख रहा है। तो इसीलिए पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, कि जो भी चीजें आप काम करोगे, जो भी चीजें इसमें लिखते हैं, वो सारा चीज क्लास के फॉर्म में पहले से क्या है, क्रिएटेड है। तो अगर आप इंटीजर लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका किसी ने क्लास बना के आपको दिया है, तब आप वो यूज कर पाए। समझ में आया? तो इसी चक्कर में क्या होता है कि ये हमारा पाइथन क्या है, पाइथन सबसे पहले यही लाइन बोलते हैं ना, पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक चीज का क्या है, क्लास बना हुआ है, और जिसका क्लास बनता है उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे एक्सेस होगा? तो ऑब्जेक्ट बना के ही एक्सेस हो। ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनाते हैं, पहला आप डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यू पास कर दो तो भी बन जाएगा, दूसरा ए इक्वल टू सिक्स, और उसको कॉल करोगे ए को, तो भी क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। ये लिख देते हैं, अब सेम रिजल्ट आएगा वही। क्यों? या तो आप वेरिएबल पे स्टोर करवा के करो या डायरेक्टली करो। डायरेक्टली में क्या होगा कि आपने एक वेरिएबल के बेस पे किया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है पूरा लेंदी कोड के बेस पे भी होगा। दूसरा, वेरिएबल इसलिए बनाते हैं ताकि क्या हो कि उसको जहाँ पे भी यूज करना यूज कर सके। तो ये भी चीज हम लोग आगे जाके करेंगे, तो जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो वहाँ पे भी वेरिएबल पे असाइन करके सारा काम करेंगे, और वहाँ पे जैसे वेरिएबल पे असाइन करोगे तो वही वेरिएबल क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सिर्फ क्या है कि नेम चेंज है, तरीका सेम होगा, सारी चीजें सेम होंगी, बस क्या होगा, ये भी हमारा ए क्या है, अगर ये क्लास है और हम लोग क्या करें, ए को यहाँ पे इस तरीके से स्टोर करवाए, सिक्स को इस तरीके से स्टोर करवा रहे हैं, तो हमारा ए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझे? तो इसमें जो भी चीजें होती है सारा चीज ऑब्जेक्ट होता है। ये समझ में आ गया? तो ये एक ओवरव्यू हमने इन चीजों का दिया है। बाकी एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लेते हैं। कि मान लो हमने एक कोड लिखा है, कौन सा कोड ले ले, यही वाला, क्योंकि ये कोड सबको पता है ना। बी, अब मैंने इसको रन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, डेफ, सॉरी क्या करते हैं, एफ आई एन सी, अब मैंने इंटीजर में फाइव डाल दिया, सिक्स डाल दिया, रन होगा। अब आपको ये एरर दे रहा है ना। और जैसे ये एरर देता है, एरर के बाद के कोड कभी भी रन नहीं होते, है ना। कैसे पता चलता है, तो इसको मैं थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर देता हूँ, कि एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट आई, और एक बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। ऐसा क्या लिख दिया जो कोड में एरर आ जाए। इंडेंटेशन का, इंडेंटेशन को लिख दिया, इंडेंटेशन पे उतना नहीं फर्क पड़ता, लॉजिक पे और नॉर्मल वेरिएबल नहीं, कैलकुलेशंस पे ही रखते हैं। अपेंड कर रहे हैं, एक और अपेंड, नन भी तो अपेंड हो ही जाता है। फिर डॉट अपेंड, अगर इस तरीके से रन करते तो एरर देता है क्या? हम्म, तो कोई नहीं, तो ये भी तो रन हो जाएगा। रेंज हमारा यहाँ पे चेक होगा ना, तो रेंज क्या होता है, इंटीजर होना चाहिए, तो उससे पहले का तो कोड तो रन होगा ना, इसके बाद का आपका रन नहीं होगा ऑटोमेटिकली, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो।
मैंने इसको रन कर दिया। क्योंकि ये फंक्शंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं हुआ, जब कॉल करते हो तब ये एरर आता है। जैसे मैंने इसको रन कर दिया, आप देखोगे हाई प्रिंट हो रहा है, मतलब इससे पहले का कोड आपका रन हो जाएगा। बट जैसे ही वो क्या होगा कि जहाँ पे उसका चेक होगा, जैसे इसमें क्या किया, रेंज लगाए हो तो रेंज में इंटीजर पास होता है, तो यहाँ पे वो चेक करेगा और यहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा, बता रहा है कि इस लाइन पे आपके पास क्या एरर है। क्यों एरर है? तो आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास किया है, जो क्या होता है कभी भी इंटीजर में नहीं दिखा सकता, तो ये आपको एरर दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि एरर दे रहा है तो एक्चुअली ये सारा कोड तो एटलीस्ट एक बार रन होना चाहिए, या फिर क्या करना है कि ये वाला ना रन हो, उसके बाद मुझे पता चल जाए कि लास्ट लाइन यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, लॉजिक नॉट रन, तो हमारा एटलीस्ट ये प्रिंट होगा आ जाए कि अगर मेरा ये फोर का लॉजिक नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट ये लास्ट लाइन का प्रिंट हो जाए, और कोड को क्या हो, वो रिटर्न कर दे। कुछ भी नहीं है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट इस तरीके से वो देगा कि अगर 0 1 था तो 0 1। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? अगर सॉफ्टवेयर में जाओगे तो कभी कभी अचानक क्या आता है, फॉर्म फिल करते हो कुछ भी करते हो, सॉफ्टवेयर क्रैश होकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना? तो उससे क्या प्रॉब्लम आता है कि आपने जो भी काम किया था वो सारा क्या होगा, डिलीट हो जाता है पहला। दूसरा कि कंपनी पे बैड इम्पैक्ट जाता है कि इसका सॉफ्टवेयर बार बार क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है ना? तो क्रैश बेसिकली यही होता है कि जब भी आप रन करते हो ना, तो एक लॉजिक के जाने के बाद ना वो क्या होता है, इस तरीके से टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट मतलब उसके बाद का आपको वहां पे दिखना चाहिए था कि आपने जो डेटा डाला है वो गलत है, सही है, ये सारा चीज मैसेज आना चाहिए। दूसरा चीज, आपको दोबारा ऑप्शंस देना चाहिए कि अगर आपने ये चीजें की हैं तब दोबारा क्या कर सकते हैं, एक स्टेप पीछे जाके फिल कर सकते हो, तो वो चीज। लेकिन ये अगर एरर आएगा तो वो चीजें नहीं होंगी, सीधे क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो ये तो हम लोग कोई भी नहीं चाहेंगे। तो उसकी जगह पे वो एरर मुझे मैसेज की तरह प्रिंट हो जाए, या फिर जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस तरीके से वो प्रिंट हो, एंड देन उसको ऑप्शंस दे सके, है ना? ताकि क्या हो कि एक अच्छा इंपैक्ट रहे सॉफ्टवेयर का। तो वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वही चीज हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है कि वो एरर को क्या करेगा, सिर्फ हैंडल करेगा। वो आपके सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली क्या करेगा, क्लोज नहीं करेगा। वो देखेगा कि हाँ ये चीजें इस लाइन पे एरर है, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप किसी कोड के अंदर रखोगे, वो चेक करेगा बस। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है एक्सेप्शन का? तो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई क्या करेगा कि मुझे लगता है कि इस कोड पे एरर आ सकता है तो उसको ट्राई के अंदर रखेंगे, कि इस कोड में एरर आएगा तो वो ट्राई के अंदर चला जाएगा। और एक्सेप्ट क्या करेगा कि अगर कोई भी एरर आता है तो उसके जगह पे क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वो एक्सेप्ट के अंदर चला जाएगा। तो ये एक बेसिक होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज होते हैं, एक फाइनली होता है और एक एल्स होता है। एल्स का आपको पता है, तो वो भी चीज ये होता है। ये हमारा क्या हो गया, यूज केस। आपको सारा चीज समझ में आएगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो ये हमारा एरर वाला पार्ट था, इसको रहने देते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अब मैंने बोला कि आपको लगता है कि कौन से कोड में एरर आ सकता है, तो उसको क्या करोगे, ट्राई के अंदर रखोगे। तो मुझे लगता है कि ये कोड में एरर आएगा यहाँ पे, है ना? और ये चीज क्या है, एन की वैल्यू क्या कर रही है, इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है ना? तो इन सारी चीजों को मुझे किस में रखना होगा, ट्राई के अंदर रखना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्राई और कॉलन। और इसके अंदर रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बता सकते हो? इंडेंटेशन, है ना? कि जो कौन कोड किसके अंदर है कैसे पता चलता है, तो उसके इंडेंटेशन से पता चलता है। तो ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। अभी भी एरर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने ट्राई का केस लिखा है। अब मुझे क्या लिखना होगा, एक्सेप्शन का। तो ये मैंने एक्सेप्ट का लिखा। अब ये किस टाइप का, हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल टाइप के एरर होते हैं। तो कॉमन एरर क्या होता है, पहले से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं पता चल रहा है हमारे पास क्या एरर होगा, तो आप अपना खुद का एरर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अभी नॉर्मल रख रहे हैं, प्रिंट एरर। ये फाइनल का भी हम लोग हटा देते हैं। ये ओके, मुझे लग रहा था ये कोड में एरर आएगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अगर एरर आता है तो मुझे क्या सिर्फ प्रिंट करवाना है, एरर इन वैल्यू या फिर लॉजिक, जो भी आप प्रिंट करवाओगे। ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो गया। अब इसको रन करने का तरीका क्या होगा, सेम होगा, कुछ भी चीज चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हो, 6 देते हो। मैंने रन किया, ये क्या दे रहा है, तो रन नहीं किया।
अच्छा ये इंटीजर में डाल दिया ना, सॉरी, स्ट्रिंग में डाल दिया। तो स्ट्रिंग में अब क्या क्या प्रिंट होगा बता सकते हो? अगर मैंने स्ट्रिंग में डाला तो ये लाइन प्रिंट होगा, है ना? क्योंकि इसी में एरर आएगा तो इसके बदले ये प्रिंट होगा। लेकिन हमने बताया था कि इसमें क्या होगा, कोड टर्मिनेट कभी भी नहीं होगा। तो कोड टर्मिनेट नहीं होगा तो इसका हमने ये भी प्रिंट करवाया था, तो ये भी प्रिंट करेगा। और ये क्या रिटर्न करवा रहा है, ये भी वो रिटर्न करवा रहा है। ये चीज सारा चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसने हाई प्रिंट कर दिया मेरे लिए। दूसरा, एरर इन लॉजिक बता दिया, और लॉजिक नॉट रन, क्योंकि मैंने उसके बाद का लिखा था। और चौथा, कि जो भी हमारे पास लिस्ट के अंदर है, वो ला के दे दिया। अब ये हमारे पास हैंडल हो गया। इससे पहले क्या हो रहा था, डायरेक्टली कोड हमारा टर्मिनेट हो जा रहा था, दिख रहा? अब ये टर्मिनेशन नहीं होगा। अब अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, हैंडल कर रहे हैं। अब एक्चुअल एरर क्या है वो भी अगर आपको डिफाइन करना है, तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल एरर क्या था, तो वो टाइप एरर था, और वो ये मैसेज लिख रहा था। अगर आपको यहाँ पे पहले से डिफाइन जो मैसेज है उसको अगर आप लिखना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास कर सकते हैं एक्सेप्शन। कि हमारे पास जो पुराना एक्सेप्शन पहले से है जो प्री डिफाइन है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। और उसको शॉर्ट नेम दे सकते हो, देना चाहते हो तो एज जो भी रखना चाहते हो। शॉर्ट नेम क्यों देते हैं, याद है ना? एरर इन लॉजिक और इसमें ई, कि जो एक्चुअल एरर आ रहा है जो पाइथन में हमें दिखता है, वो भी मुझे क्या है साथ ही साथ दिखे। तो वो भी आपको फिर क्या होगा, दिखेगा। तो जैसे आप इसको रन करोगे, ये दिख रहा है एरर इन लॉजिक, ये मेरा मैसेज था। और ये क्या था, कि पाइथन जो पहले से हैंडल करके रख रहा है, मतलब वो भी मैसेज प्रिंट करके दे रहा है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ इंटीजर। एंड देन इसके बाद क्या कर सकते हैं, मैसेज भी हम लोग डाल सकते हैं। इसमें क्या मैसेज डाल सकते हैं, प्लीज एंटर इंटीजर नंबर। बाकी अब हमने लॉजिक कुछ नहीं दिया है। तो ये दिख रहा है, उसने हाई भी प्रिंट कर दिया, एरर भी बता दिया, और उसने मुझे सजेशन दे दिया आपको क्या करना है, कि आपको एंटर करना है इंटीजर नंबर और जो भी चीजें थी। तो ये आपके पास ट्राई और एक्सेप्ट का केस हो गया। ये समझ में आया पूरा? इम्प्लीमेंटेशन इजी था। ये ट्राई का हो गया, और ये एक्सेप्शन का। देन मैंने बताया था फाइनली, फाइनली क्या करेगा, चाहे वो एरर हो या ना हो, वो फाइनली वाले कोड को क्या करेगा, हमेशा रन करेगा। इसको आप क्या कर सकते हो, फाइनली में लिख सकते हो, फाइनली कोड रन सक्सेसफुल। ये देख रहे हैं? अब ये क्या होगा, कोड रन सक्सेसफुली। तो इसके अंदर जो भी चीजें आप लिखोगे वो सारा चीज रन होगा। फाइनली का मतलब क्या हो गया, कि चाहे वो एरर आए या ना आए, वो ये कोड हमेशा रन करेगा। वो चीज है। तो आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यूज करते हैं। बाकी इनका मैं डेफिनेशंस के फॉर्म में क्या हो गया, तो ये कोड लिख लो, पुराना वाला ये यहाँ से स्टार्ट। बाकी इनका मैं पूरा अच्छे से, बाकी इनका मैं जो भी सिंटेक्स के बेस पे वो सारा चीज। पीपीटी बनाई है, बट आपको यहीं पे मिल जाएगा ना ये। बाकी ये तो मैं शेयर कर ही दूंगा। पीपीटी में बनाया है but उसमें भी उतना अच्छे तरीके से नहीं बनाया, टाइम ही नहीं मिलता। ये हमारे पास है ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। और एक रेस भी होता है, वो भी बताएंगे आगे। ट्राई और एक्सेप्शंस। आपके पास क्या होता है, एरर। एरर कितने होते हैं, कॉमन एरर क्या क्या थे अभी तक आपने जो देखा था? उसको बोलते हैं एरर्स, कॉमन
इनफाइनाइट। तो ये लिस्ट आपको याद भी होगा और आप ये बार बार देखोगे। सबसे ज्यादा जो दिखेगा आपको ये दिखेगा, इंडेंटेशन एरर, इंपोर्ट एरर, कि आपने जो फाइल का नाम रखा है वो हो ही ना हो, तो ये इंडेक्स एरर ये दिखेगा, की एरर ये दिखेगा आपको, मेमोरी एरर, अगर आप क्या किए 4 GB है फुल हो गया तो ये एरर आएगा। ये सारी चीजें अभी आप, रन टाइम एरर, कि आपने जो भी चीजें स्टॉप इटरेशंस ये दिखेगा, सिंटेक्स एरर ये ज्यादातर आपको दिख रहा होगा, टाइप एरर ये भी आपको दिखेगा, जीरो डिविजन्स, अगर जीरो से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी चला जाता है ना, तो वो चीज का एरर यहाँ पे दिखेगा। तो जो मोस्ट कॉमन एरर है वो आपके पास क्या आते हैं, उसको बोलते हैं बिल्ड इन एक्सेप्शंस, जो आपके लिए बने बनाए हुए हैं। आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन के अंदर से कॉल कर सकते हो। तो ये बिल्डिंग एक्सेप्शंस हो, जो मोस्ट कॉमन है वो पता होना चाहिए कि कौन सा एरर है, ताकि आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो इसका मैं एक्सेप्शन का एक लिस्ट है तो उसको मैं वो दे रहा हूँ, बाकी उसका डेफिनेशन के फॉर्म में ये सारा चीज। हम्म, बाकी इनका प्रैक्टिस भी चलता रहेगा, क्योंकि ये सारा चीज ना आप कोड में हमेशा यूज करते हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं था इसलिए यूज नहीं कर रहे थे। अब क्या है कि आप कोड में देख रहे हो तो आप ये यूज करोगे, ये लिख लो। हम्म, exception। विंदर बताओ, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या था? नहीं, फोन रखो। क्लास के बीच में किसने बोला फोन लगाने के लिए? बताओ मैंने क्या पूछा? राज आप बताओ। बताओ। गुरप्रीत आप बताओ। एक्सेप्शन हैंडलिंग। शिवम। लेट आए तो एक्सेप्शन हैंडलिंग तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, आधे घंटे पहले, जब आप आ चुके थे उसके बाद ही। बताओ क्या चीज, रिसेप्शन को? यहाँ पे कोड के बेस पे बात कर रहे हैं ना। इंटरव्यू को क्या बोलोगे कि किया है मैंने? वो आपसे अगर डेफिनेशंस के फॉर्म में पूछा तो एटलीस्ट एक लाइन तो बोल पाओगे ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। बट ये रियल डेफिनेशन हुआ ही नहीं, जो चीज इसमें इंक्लूड होना चाहिए वही चीज नहीं बता रहे हो, कि जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं सारा चीज कोड को ही मैनेज कर रहा है, फंक्शंस भी कोड को मैनेज कर रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कोड को मैनेज करेगा, भी पढ़ोगे तो वो भी कोड को ही मैनेज कर रहा है, तो सारा चीज तो कोड को ही मैनेज कर रहा है। तो फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है अलग से? तो इसका मतलब क्या है कि हुप और एक्सेप्शन हैंडलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली आप इसमें क्या करते हो, एरर को हैंडल करते हो। तो मेन की कॉन्सेप्ट तो वही है ना, अब वही चीज आपने बोलोगे तो फिर क्या होगा?
गुरप्रीत, इतना नहीं समझ में आया कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? देखो फिर इस लेवल पे जाओगे, इस तरीके से जाओगे तो फिर नहीं होगा कोडिंग, फिर आपको टूल्स ही करना पड़ेगा। कि अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट बेसिक कोडिंग आपको समझ में आए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी चीजें बताया जा रहा है यहाँ पे। अगर वो भी चीज नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि और भी कोई भी चीज सीख सकते। हाँ, रिकॉर्डिंग तो सारा सबका गया हुआ है। बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगा एक बार लिंक। बाकी मैंने इनका भी लिंक शेयर कर दिया है। ये चीज पे चलो इधर देख लो। इसमें दो पार्ट होते हैं और कि आप जो उसने मुझे दिया है वो चीज कि ट्राई आप डायरेक्टली यहाँ से भी, मतलब ट्राई क्या होता है कि जो आप कोड पे ट्राई करना चाहते हो कि इसमें एरर आ सकता नहीं आ सकता, तो वो मैंने क्या किया कि एक नंबर आप ले रहे हो और इसमें क्या है कि सारी चीज अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यही एग्जांपल लिया है। एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। इसका बेसिकली आपको मीनिंग पता है। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? बताओ राज। ये होता है और ये होता है ना? अगर नीचे हमारा जीरो होगा तो किस टाइप का एरर आएगा? जीरो डिविजिबल एरर। अगर बाय डिफॉल्ट ये दोनों में से कोई भी चीज स्ट्रिंग रहा तो क्या एरर आएगा? टाइप एरर आएगा। और इसमें वैल्यू एरर, जिसको टाइप एरर, वैल्यू एरर बोल सकते हैं। तो इसने दो ही चीज लिखा है। ये चीज हो गया। एंड देन इसको क्या किया, अलग अलग डिफाइन किया है कि आप एक ही साथ लिख सकते हो सबको। अगर आपको लगता है कि अलग अलग एरर आएगा, अगर जीरो एरर आता है तो उसकी जगह पे आप क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो? अगर आपको लगता है कि वैल्यू एरर आ रहा है तो उसकी जगह पे क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो? तो वो चीज है। तीसरा चीज है कि अगर आपको लगता है कि क्या एरर आएगा मुझे नहीं पता है, वो क्या है कि सिस्टम से मुझे मिल जाए। तो सिस्टम से मिलेगा कैसे? तो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन से मैंने ई ले लिया। ई का मतलब क्या हो गया कि जो एरर आ रहा था टर्मिनल में वही एरर क्या होगा, मेरे पास प्रिंट होगा। तीसरा ये हो गया। चौथा हमारे पास क्या है? एल्स का पार्ट है। एल्स क्या करेगा? अगर आपका ट्राई सक्सेसफुली रन हो रहा है तो एल्स का पार्ट भी क्या होगा? पैरेलली रन होगा। ठीक है? कि ये भी आपका ट्राई का कोड अगर सक्सेसफुली रन हो रहा है विदाउट एनी एरर, तो एल्स का भी पार्ट क्या होगा? आपका रन। अगर आपका ये पार्ट क्या हो रहा है? रन नहीं हो रहा है, तो एल्स का पार्ट रन नहीं होगा। सिंपल, आप ये समझ सकते हो। ठीक है? कि ये क्या कर रहा है, इसी पे डिपेंड है। आप इसमें सिर्फ लॉजिक लिखते हो, अगर आपको लगता है कि लॉजिक सही होगा ना तो बाकी सारा काम करवाना है तो आप एल्स के अंदर लिख सकते हो। दूसरा केस यहीं पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होगा कि ट्राई के अंदर कोड ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं सिर्फ लॉजिक के बेस पे ही चेक करें, तो वो चीज यहाँ पे रखते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो भी काम रहेगा कि अगर लॉजिक सही होगा तो उसके बाद का जो भी काम होना चाहिए वो यहाँ पे होगा। देन फाइनली का काम आपको पता है क्या करेगा, कि चाहे वो एरर दे या ना दे, ये हमेशा रन हो। ठीक है? तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप इसको रन करोगे तो एंटर आ न्यूमरेटर, अगर मैंने 3 दिया तो ये रन हो गया। डिनोमिनेटर मांग रहा है, डिनोमिनेटर में क्या दे देता हूँ? 0 दे देता हूँ। तो कौन सा एरर प्रिंट होगा? तो ये प्रिंट होगा, एरर कैन नॉट डिविजिबल बाय द 0। तो जैसे आप दोगे, अच्छा कोड पे मैं इस पे रन करता हूँ, एंटर। तो ये क्या दे रहा है? एरर। और ये क्या बता रहा है लास्ट लाइन फाइनली, कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर से दोबारा रन करते हैं। अब वैल्यू एरर का देखते हैं। वैल्यू एरर कैसे आएगा? कि आप डेटा क्या करो, स्ट्रिंग में ही डाल दो, या फिर नॉर्मली क्या करो, जे ही डाल देते हैं कि जो भी डालोगे वो स्ट्रिंग में होगा। रन करोगे तो ये क्या बता रहा है? इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ इंटीजर। ये चीज हमने कहाँ पे डिफाइन किया तो देखोगे, एरर है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ इंटीजर, एंड देन लास्ट लाइन हमेशा इंक्लूड हो।
कि आपका प्रोग्राम पूरा क्या पूरा क्या रन हो रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखा। तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, कि मान लो एक लिस्ट में पास कर देते हैं। क्या दे रहा है, वैलिड। कोई ऐसा एरर जो इन दोनों के अलावा हो, क्या डाल सकते हैं, वैल्यू एरर यही देगा। मतलब कोई भी इस इन दोनों एरर के अलावा कोई भी तीसरा आएगा तो ये इसके अंदर होगा। क्या लिख सकते हैं, वैल्यू एरर तो वैल्यू हो जाएगा। हम्म। ये नहीं है, मतलब कोई भी इसके अलावा जो एरर आएगा ना वो आपको शो होगा, बस इतना समझो। क्योंकि अभी कोई भी ऐसा एरर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एरर शो करवाए। बाकी ये कब शो होगा, कैलकुलेशन सक्सेसफुली वाला, कि जैसे आपका मैंने बताया ट्राई का कोड सक्सेसफुली रन होगा, तो मैंने 6 और 3 कर दिया, तो ये सक्सेसफुली रन होगा, तो रिजल्ट आपको प्रिंट होगा, देन कैलकुलेशन सक्सेसफुली। तो ये एल्स वाला पार्ट भी आपका रन होगा, है ना। तो ये चीजें होती है, आप इतना ही क्या करते हो, लिखते हो। ये क्या हो गया, आपके पास प्री डिफाइन है, वो चीज यूज कर रहे हो। अब ये चीज नेक्स्ट क्लास पे ही देखेंगे। पहला होता है रेज का, कि आप अपना एरर रेज कर सकते हो। कि आपको लगता है कि यहाँ पे इस चीज पे इस तरीके से काम करोगे, क्योंकि क्या होगा कि हर एक एरर आपके लिए डिफाइन होगा कोड पे, ये कंपलसरी नहीं है। तो आप अपना खुद के भी एरर क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो कोड के बीच पे। तो वो कैसे करेंगे, तो रेज कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज इस तरीके से आएगी, तो ये एरर आपको दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर आप क्या बोलते हैं कि जो भी नेम है आपका मैक्सिमम 6 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। या फिर क्या बोलते हैं कि जो जिसको भी मैं अपने कंपनी में ज्वाइन कराऊंगा उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 20 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब 90s क्या बोल सकते हैं, 90s से ज्यादा होना चाहिए, 90s के बाद का होना चाहिए, 90s से पहले उसका ज्वाइनिंग नहीं करना है। तो जैसे अगर 90s से पहले का डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वो क्या देगा, आपको एरर देगा। और ये एरर क्या है कि आपने खुद डिफाइन करोगे। तो ये होता है रेज कीवर्ड के थ्रू। ये समझ में आया। दूसरा, कि अगर आपको एक्सेप्शन के अंदर खुद का बनाना है तो उसको बोलते हैं कस्टम, या फिर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगा, और ये क्या होगा, यूजर डिफाइन एरर। एरर के अंदर यूजर अपना खुद का एरर डिफाइन कर सकता है। और अगर उनको लगता है कि मुझे क्या करना है, एक्सेप्शन के अंदर अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना है, जैसे वैल्यू एरर आ रहा है, देन क्या आ रहा है, जीरो डिविजिबल एरर है, आपको अपना खुद का इसी तरीके से बनाना रहेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, और वो कहता है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये दो चीजें कल देखेंगे, एंड देन इसके बाद फाइल हैंडलिंग का। ठीक है। बाकी ये चीज आप एक बार रिवाइज करके आओगे। दूसरा चीज, हमने ऑड इवन का भी केस दिया था, उसमें ट्राई का आपका यूज करना है, तो वो यूज करके आओगे। प्राइम नंबर वाले में भी कर सकते हो, जैसे मैंने आज लार्जेस्ट नंबर का फाइंड करने दिया था, उसमें भी ट्राई और कैच का यूज करके दिखाओ। समझे, नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारे ख्याल से एक्सेल से ही रिलेटेड है। हम्म।
वही एक्सेल का ही सिर्फ काम है इसमें। तो अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको कर सकते हो। बाकी दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंपनी कैसे काम करती है तो एक महीने तो, और शिफ्ट का टाइमिंग क्या है, 12 से 9 है। तो तो एक्सेल पे करना चाह रहा था, वो कर सकता है क्योंकि उनके पास अभी टाइम है ना, तो वो 2-3 महीने कहीं पे भी काम करके देख सकते हैं। बाकी दिक्कत एटलीस्ट वो ऑफर लेटर ले सकता है, उसके बाद करना ना करना उसके एटलीस्ट इंटरव्यू दे, क्रैक करे, सारा चीज हो, लास्ट का ऑप्शन सीधे पास। बाकी अगर करना भी रहेगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा तो रेगुलर करना, नहीं रहेगा तो फिर एक महीना कितने दिन में आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि इसको मुझे दिखाना नहीं आएगा। एटलीस्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन का मिल जाएगा किस तरीके से, क्योंकि उसमें कहीं पे काम नहीं करना इसका। अगर उनको मिलता है तो वो बोलो कि वो काम करके ज्यादा दिन के लिए नहीं मिलता, फिर क्या सकते हैं बता सकते हैं। हाँ भाई